दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, कुछ बच्चों के हाफ ईयरली चल रहे हैं, कुछ के अभी होने वाले हैं, कुछ के हो गए हैं। तो जिनके नहीं हुए उन बच्चों ने कमेंट्स किया है कि आप जो है सर जो है हाफ ईयरली के जो है पेपर बना के डाल दीजिए। तो आपकी जोरदार मांग पे मैं जो है पेपर बना रहा हूँ, आप इसे अच्छी प्रकार से देखना। देखिए, विषय हिंदी ले रहा हूँ पहले। अर्धवार्षिक परीक्षा, विषय हिंदी, कक्षा 12, पूर्णांक है 100। सॉन्ग, समय 3 घंटे 15 मिनट। और इसमें निर्देश देखिए देखिए। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो पहले तो आप प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो भी आपको आता है उस पर टिक कर लीजिए और जो सबसे अच्छा आता है उसे पहले करेंगे। नंबर 2, संपूर्ण प्रश्न पत्र दो भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। देखिए, 50 नंबर का खंड क है और खंड ख भी 50 नंबर का है। खंड क में जो है 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय 1-1 नंबर के हैं और जो खंड ख में थोड़े कम है इसमें। देखिए, और नंबर 3 निर्देश में देखिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तो खंड क की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क, आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक थे। और ये 1-1 नंबर के हैं 10 नंबर में। देखिए, मुंशी प्रेमचंद, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। कौन सा है? मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु, निवास दास जी ने लिखा है। और फिर देखिए, इंदुमती है। तो इंदुमती एक कहानी है, ये प्रथम कहानी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, चिंतामणि रचना के लेखक है। तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी थी। रचना उनकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और डॉक्टर नगेंद्र नहीं, इन्होंने लिखी है। चिंतामणि रचना के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। इनके भी लेखक जो है राम प्रसाद निरंजन, ये भाषा योग वासिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ख, सुमित्रा ये पद वाले में से सुमित्रा नंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये किसे मिला था? पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इन्हें चिदम्बरम पर मिला था और 1968 में मिला था ये। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीति काल का अन्य नाम है। तो रीति काल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए, जो सप्तक जो संपादन किया था ये इन्होंने किया था अगे जी ने, हिरानंद हिरान सचिदानंद वातासन अगे। और इन्होंने 4 सप्तक किए हैं। पहला जो है 1943 में, और फिर दूसरा 8 वर्ष बाद 43 8 51, और तीसरा उन्होंने 51 8 59 59। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये 1959। और जो चौथा किया था उन्होंने 20 वर्ष बाद किया था। इसके 20 वर्ष बाद इसमें 20 जोड़ देंगे तब हमारा चौथा सप्तक आ जाएगा। तो पहला पहला किया 43 में, दूसरा किया हमने जो इन्होंने जो है 8 वर्ष बाद 51 में, और फिर किया इन्होंने 59 में। याद रखना अच्छी तरह, कोई सा भी सप्तक आ जाए तो आप जो है इन्हें याद रखेंगे तो आपका आंसर एकदम ठीक होगा। तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी के जो प्रथम कवि है वह कौन माना जाता है? सरहपा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। देखिए, कामायनी छायावाद का महाकाव्य, इसको याद रखना। और जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है। इसमें सर्गों की संख्या पूछ रहे हैं। देखिए, तो इसमें सर्ग 15 है। इसमें 15 सर्ग है, याद रखना। अब देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अगला क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, पहले जो है बहुविकल्प पहले जो है 5 है, फिर 5 है, 10 बहुविकल्प हो गए हमारे। इसके बाद जो है गद्यांश दे रखे हैं। तो ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, कुल 5 क्वेश्चन है तो 10 नंबर के हो जाएंगे। देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है।
जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रद्धा के उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। देखिए ये गद्यांश है और नीचे इसके क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए आपको पता चल गया होगा कौन सा राष्ट्र का स्वरूप, अग्रवाल जी ने लिखा है ये राष्ट्र का स्वरूप है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक, राष्ट्र का स्वरूप और अग्रवाल जी। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो अंडरलाइन है इनकी थोड़ी बहुत ही इधर उधर से करके इसकी व्याख्या कर देंगे। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से ये पढ़ के। फिर है राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ये भी इसमें से यहाँ से पढ़ गया आपको पता चल रहा है। देखिए फिर है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे, ये अंत में दे दिया हुआ है तो किस प्रकार होता है, तो ये या तो हम ये करेंगे। फिर यह अथवा में दिया, ये भाषा और संस्कृति का है ये, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी वो वासुदेव अग्रवाल जी का था, ये जो है रेड्डी जी का है। भाषा का देखिए भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग संस्कृति परंपरा से निसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। देखिए महान की जगह ये स्त्रीलिंग में महती बन जाता है। तो देखिए पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम तो आपको पता ही है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी है, और पाठ का नाम मैंने ऊपर बता दिया आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो अंडरलाइन है इनकी हमने व्याख्या करनी है। फिर है नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। देखिए नए शब्दों की खोज जो है इसमें दिया हुआ है, ये भी हमारा पढ़ के आराम से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, गद्यांश में पता चल जाएगा आपको। तो किसके लिए भाषा के प्रयोग पर्याप्त नहीं है। देखिए ये जो है भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, और इसके जो है लेखक कौन थे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। बाकी आपको गद्यांश से पढ़ के सारे क्वेश्चनों के उत्तर पता चल जाएंगे। अब अगला देखते हैं। अगला आया पद्यांश। दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी जो है पांच क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इस प्रकार 10 अंक हो जाएंगे। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत, वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना त्वप्त भूतांगना को। देखिए ये ऊपर जो है पद्यांश दिया हुआ है, और पद्यांश को पढ़ के आपको पता चलेगा होगा ये अध्यक्ष सिंह उपाध्याय का है, और पवन दूतिका नामक जो है इसका शीर्षक है। तो पहला हो जाएगा ये उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक तो हो गया पवन दूतिका, और इसके कवि का नाम हो गया अध्यक्ष सिंह उपाध्याय हरिओद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, तो इसके बारे में बताया किसान की कोई लड़की जो है अगर खेत में तुम्हें दिखाई देवे, तो पवन को समझाते हुए राधा कह रही कि धीरे धीरे जा करके उसकी जो है गर्मी है, उसके कार्य करने से थकान हो रही गर्मियों को उसे मिटा देना। तो ऐसे ही थोड़ा बड़ा चढ़ा लिख देते थे। उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है। अब देखिए महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, तो ये प्रिय प्रवास जो है उसका अंश है। कृषक ललना कृषक बालिका, भूतांगना मतलब श्रमित, ये इनके अर्थ हो जाएंगे। दो शब्द दिए हैं और मैंने इनके अर्थ आपको बता दिए, शब्दों के अर्थ लिखिए। नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। क्या कह रही है कि तो उसके पास में धीरे धीरे जाना, ऐसा ना हो कि तो बहुत तेजी से जाए और उसके वस्त्र इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाए, तो ये कह रही है। अब देखिए अथवा, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार
तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तो नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी, है बड़ी यह धार। देखो ये जो है अभिनव मनुष्य का ये जो शीर्षक है तो अभिनव मनुष्य है, और इसका लेखक जो है वह रामधारी सिंह दिनकर है। और ये कई बार पिछली बोर्ड में भी आया है और अब के बोर्ड में भी आने की संभावना है, हाफ ईयरली में तो आएगा ही आएगा। क्योंकि आजकल देखो जो विज्ञान का है वो विज्ञान के कारण यूक्रेन में और उधर इजराइल और हमास की लड़ाई, यूक्रेन और रूस की, वो विज्ञान का ही सब कुछ जो है ये है। तो इसलिए आजकल ऐसा माहौल बन रहा है कि उसमें ये लाजमी आएगा, विज्ञान के ऊपर ही है सब कुछ ये। तो कवि ने मनुष्य को सावधान क्यों किया है, इसलिए क्या है मतलब अगर इसका गलत उपयोग होगा तो ये सृष्टि सारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए विज्ञान जो है एक अच्छा तो नौकर है परंतु बैड मास्टर बता गया है। तो इसलिए जो है कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा है, कवि ने जो है विज्ञान रूपी तलवार जो है उसे फेंक देने के लिए कहा है। मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों कहा गया है, क्योंकि मनुष्य ने ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि सृष्टि का मानवता का जो अहित हुआ है। पिछले आपने देखा होगा जो है अमेरिका ने जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है बम फेंक कर यह बता दिया था कि मनुष्य के अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धि नामी कोई चीज नहीं है, जिससे वहां बहुत से लोग मारे गए थे। तो इसलिए मनुष्य को अज्ञान कहा गया है। विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे तलवार लोगों को काटती है ऐसे विज्ञान रूपी तलवार भी लोगों का जो है नाश कर रही है, सिर्फ तलवार कहा गया है। यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, देखिए महाकाव्य जो है इन्होंने लिखा है कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र का ये अंश है, ध्यान रखेंगे। टाइटल तो मैंने बताया है आपको, अभिनव मनुष्य, और जो है जिनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, जो कवि जो रामधारी सिंह दिनकर है, और ये महाकाव्य जो है कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र से लिया गया है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हो उसकी या उनकी रचनाओं, प्रमुख रचना को लिखिए। देखिए इसमें साहित्यिक परिचय है वो 3 नंबर का है, और जो उनकी प्रमुख कृति है वो 2 नंबर की, तो इस तरह से 5 नंबर हो जाएगा। और देखिए अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। आपको बहुत ध्यान से जो मेन पॉइंट है वो लिखने हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत लंबा लिखना है। तो आपको जो है एक तो मेन जो इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं वो है, और इनका साहित्यिक परिचय वो भी शॉर्ट में, ताकि एक पेज से भी कम, बस एक पेज से बहुत ज्यादा से ज्यादा है उसमें भी जो है काफी हो सकते हैं, उसमें भी 100 शब्द बैठते हैं, बल्कि जो है उससे भी थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल हर बार आता है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप जो 3 रचनाएं कर लिए, 3 जो है कवियों के जो है जीवन परिचय साहित्यिक रचना इनकी कर लिए, इनमें से लाजमी 100% आ जाएगा। अब देखिए है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी वही है, 3 जो है साहित्यिक परिचय के हैं और 2 जो है उनकी प्रमुख रचना होगी, 5 अंक है ये। और इसमें भी वही नियम लागू होते हैं, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, इन 3 की कर लीजिए, इनमें से एक आ जाएगी लाजमी। फिर देखिए ध्रुव, एक कहानी है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। जैसे आपने कहानी के रूप में तैयार करके कथा वस्तु पूरी शॉर्ट में करके लिख देंगे, इसमें भी यही है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। बच्चे क्या करते हैं 2-3 पेज की लिख देते हैं, उससे उनका टाइम जो है बेकार हो जाता है। नंबर तो उतने ही है, उतने ही आने हैं, कोई ज्यादा तो आने नहीं है, 80 शब्द में ही लिखना है। एक पेज से ज्यादा एक पेज लिख दिए, शॉर्ट में संक्षेप में कर दीजिए, या तो ये या इनमें से एक। देखो या तो इनमें से दोनों में से एक जब, या अथवा इसमें लाठी अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या तो कथा वस्तु लिखिए या उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, दोनों में से एक कोई सा कर दे, चाहिए कर दे चाहिए। देखिए फिर आया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और इसमें भी यही नियम लागू हो रहा, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है। एक पेज में आ जाता है, जो उनके हेडिंग है या एक आधा पद्यांश है वो लिख देंगे, ऐसे हमारा जो है प्रश्न पूरा हो जाएगा। देखिए इसमें क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग खंड काव्य लगे हुए हैं, आपके क्षेत्र में जोन सा भी लगाओ उसी के दोनों क्वेश्चन देखने हैं, उनमें से एक करना है, और जो मैंने लिखा है इनमें से लाजमी आना है।
देखिए, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, गांधी जी इसके। तो अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखना है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सत्य की जीत खंड काव्य का कथासार संक्षेप में लिखिए। जो भी कहानी है वो शॉर्ट कर देंगे। सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यह संक्षिप्त प्रकार डालिए। फिर है अगला, रश्मिर्थी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा रश्मिर्थी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण। नायक जो है उसका कर्ण है, अगर नायक आता है तो कर्ण, या अगर नाम दे रखा है तो उसमें जिसका भी नाम दिया उसका करेंगे, अगर नायक देता है तो कर्ण का चित्रण करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, आलोक वर्त खंड काव्य के आधार पर नायक, नायक जो आलोक वर्त के गांधी जी है का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा आलोक वर्त खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, शॉर्ट में लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्यागी त्यागी पत्नी खंड काव्य के आधार पर हर्ष का चरित्र चित्रण कीजिए। ये हर्ष जो है त्यागी पति का नायक है, अगर नायक देता है तो भी हर्ष का लिखेंगे। फिर त्यागी पति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, कथा वस्तु जो है शॉर्ट में लिख देंगे, या नायक का या हर्ष का, नायक हर्ष है इनका चरित्र चित्रण कर देंगे। फिर देखिए अगला जो है खंड काव्य श्रवण कुमार, खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए खंड क्या पूरा हो गया, अब खंड ख्या की ओर चलते हैं। देखिए, कै दिए गए संस्कृत ज्ञानों में से किसी एक का सह संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए ये जो है संदर्भ जो है हमारा 2 नंबर का है, और जो हिंदी अनुवाद है 5 नंबर का, तो कुल 7 अंक हो गए। ठीक है, इसमें भी 2 दिए हो गए, जो भी आपको अच्छा लगे इनमें से दोनों में से वो देखना है। संस्कृत से साहित्य सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च ललित्यम भावबोध समर्थ्यम अदित्यम श्रुति माधुर्य च वर्तते। देख, संस्कृत का साहित्य जो है वो सरस, च माने और, व्याकरण जो है सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य बहुत सरस है, यानी कि रस वाला है, और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध समर्थ्यम, उसके गद्य और पद में, च का मतलब और होता है, उसके गद्य और पद में लालित्य का सुंदरता, भाव को समझने की शक्ति, आदित्य श्रुति माधुर्य वर्तते, और आदित्य कर्ण प्रिय है। जैसी संस्कृत भाषा कानों को प्रिय लगती है, ऐसी दूसरी कोई भाषा नहीं लगती। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वाग्मय ददाती न तादृशी किंचित। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी दूसरे और कोई नहीं देता। मूलभूता नाम है मानवीय गुणा नाम है यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्य और कहीं नहीं है। देखिए ये तो हो गया इसकी हिंदी। अथवा याज्ञवल्क्य, ये आत्मज्ञ च सर्वज्ञ वो वाला है। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं अपनी पत्नी से, उनकी 2 पत्नी कात्यायनी और जो है मैत्रेय, तो वो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य उवाचे न वा अरे मैत्री। याज्ञवल्क्य कह रहे उवाचे मैंने बोले, अरे नहीं मैत्री, पतियु कामाय पति प्रिय भवती। पति जो है पत्नी को केवल पति की कामनाओं के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वह कामाय प्रिय भवती, वह तो केवल जो है अपनी कामना अपनी इच्छाओं के लिए जो है पति पत्नी को प्रिय होता है। न वा अरे जाया कामाय जाया प्रिय भवती, और न ही जो है पति को पत्नी पत्नी की कामनाओं के लिए प्रिय होती है। आत्मनस्तु वह कामाय जाया प्रिय भवती, वह तो पति को अपनी कामनाओं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वारे पुत्र से वित्तस्य च कामाय पुत्र वित्रम प्रियम भवती, और अरे नहीं पुत्र और धन उनकी कामनाओं के लिए प्रिय नहीं होते, वह तो हमें अपनी कामनाओं के लिए धन और पुत्र प्रिय होता है। आत्मनस्तु कामाय पुत्र वित्तम व प्रिय भवती, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी कामनाओं की इच्छाओं के अपनी इच्छाओं के लिए जो है धन और पुत्र प्रिय होता है। न वार अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवती, और नहीं सभी जो है उनकी कामनाओं के लिए सर्व जो है सभी प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वह कामाय सर्वम प्रिय भवती, वह तो सब जो है अपनी इच्छाओं के लिए जो है या अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। देखिए या तो ये कीजिए या ये कीजिए। देखिए फिर ख, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो है नृत्य जातकम से है,
न मे रोचते भद्रम व उल्लुकस्य विकेशनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। तो ये जो है कौवा कह रहा है उल्लू के बारे में। क्या कह रहा है? यह मुझे अच्छा नहीं लगता है, उल्लू का जो है राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अब देखिए अक्रोधस्य मुखम, बिना क्रोध वाले मुख को देखिए, जब यह क्रोध करेगा तब ये इसका मुख कैसा होगा। देखिए ये जो है कौवा कह रहा है, उसका उल्लू का विरोध करते हुए, उल्लू को राजा बनाना चाहते हैं ना सभी, तो उसका विरोध करते हुए कह रहा है कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब इसके राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है, अर्थात बिना क्रोध वाला मुख ऐसा है, जब यह क्रोध करेगा तब इसका मुख कैसा होगा। अथवा भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। देखो इसमें बताया है भाषाओं में मुख्य और मधुर दिव्य गिरवाण भारती अर्थात देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत है। तस्याहि मधुर काव्यम, उसका ही जो है अर्थात संस्कृत का जो है काव्य कैसा है? मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें ही उसके ही अच्छे वचन भी है। भाषाओं में मुख्य और मधुर दिव्य अर्थात देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत है, गिरवाण भारती अर्थात संस्कृत है, उसका ही काव्य जो है मधुर है, और उसके ही उसमें ही या उसके ही जो है अच्छे वचन भी है। तो ये इसमें लिख देंगे, संदर्भ लिख देंगे और इनका अनुवाद लिख देंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में से अर्थात लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए दो जो है इसमें चाहे तो दो हम जो है मुहावरे कर दे, या एक मुहावरा एक लोकोक्ति कर दे, या दोनों लोकोक्ति कर दे, वो हमारी मर्जी है। एक नंबर का एक एक नंबर के हैं अर्थ, आधा नंबर का अर्थ है, आधा नंबर का वाक्य प्रयोग है। देखिए अपना उल्लू सीधा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वार्थ सिद्ध करना। ईद का चांद होना बहुत दिनों में दिखाई देना, अध जल गगनी छलक जाए, यानी कि जो अज्ञानी होता है वो ओछा होता है। आम के आम उठलियों के नाम को मतलब दोहरा लाभ होना। ये वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो आपके 2 नंबर करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है अपठित गद्यांश या पद्यांश। ये नया क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था, अब के भी आना है। अब हर साल जो है कुछ जो है उसमें संधि वाला पार्ट काट दिया गया, विभक्ति वाला पार्ट काट के ये रखा गया है। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों रहते हैं, को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें जो है पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का, या फिर तो जो है और किसी तरह भी मार्क्स दिया जा सकते हैं। देख किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहां के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित तथा गुणवती होती है, वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय भारत सब देशों का सिरमौर माना जाता था। देखिए सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियां विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी। जीवन के लिए भी ये तीनों ही महत्वपूर्ण साधन है। ये नारी रूपी देवियों की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। अतः भारतवर्ष में सर्वत्र देवियों का पूजन होता था। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस घर में नारी को सम्मान नहीं मिलेगा, उसके कभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण ऊपर दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये वाला। फिर है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक निर्धारित कीजिए। भारतवर्ष के बारे में बताया गया, नारी के बारे में बताया गया, दोनों में से कोई सा भी शीर्षक हो सकता है। भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था, ऊपर काल दिया हुआ है, आपको बताया गया है इसमें भी, जो है प्राचीन काल में। देखिए फिर अगला जो है पद्यांश दिया हुआ है, अपठित पद्यांश है। चिड़िया के लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर, धरती बहुत बड़ी है निर्मम है, कहा वहां हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है, बाहर बहेलिया का डर है, निर्द्वंद कंठ स्वर है, फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। हरसू जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। कवि के अनुसार धरती कैसी है, बताया धरती कैसी है, बड़ी निर्मम है। चिड़िया को किसके लिए भटकना पड़ता है, दाने के लिए भटकना पड़ता है इधर उधर, और दाना पानी के लिए भटकना पड़ता है। बाहर प्राणों का खतरा होने पर भी चिड़िया मुक्ति का गाना क्यों गाएगी, क्योंकि मुक्त रहने स्वतंत्र रहने में जो है
आदमी का भी स्वभाव है कि वह मुक्त रहे, तो इसलिए पशु पक्षियों का भी स्वभाव है कि वह मुक्त रहे, आजाद रहे, उसी में उसका जो है अच्छापन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो देखिए जो है दो हैं, एक एक नंबर के हैं। देखिए ये जो है ये अविराम और अभिराम दे रखा है, और फिर देखिए इसका जो है 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए बी सी डी। लगातार और रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, बिना रोक के और सुंदर। फिर देखिए अगला, अनल और अनिल। अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब वायु। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, अग्नि और वायु। ये अनिल का मतलब आग और अनिल का मतलब वायु। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ख, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। देखिए इसमें कर्ण है, कर्ण का इसके 2 अर्थ लिखने हैं। एक तो कर्ण कुंती का पुत्र हो गया, एक जो है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, उसको भी कर्ण कहते हैं। द्विज ब्राह्मण, और इसमें पक्षी भी होता है। और ऐसे ही चपला जो है बिजली को भी कहते हैं और लक्ष्मी को भी कहते हैं। मित्र के भी 2 अर्थ लिख दीजिए आप यहाँ पे, तो ये 2 नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जंगल में लगने वाली आग। देखिए आग 3 प्रकार की होती है, एक पेट की आग, जंगल की आग और समुद्र की आग। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं, और समुद्र में लगने वाली को बड़वा अग्नि या बड़वा नल कहते हैं। तो यहाँ पे जंगल में लगने वाली आग दावा अग्नि है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है, किए गए उपकार को मानने वाला। जो उपकार किए गए उसे क्या कहते हैं, दूसरों को उपकार करे तो उपकार को न मानने वाला। मानने वाला तो क्या हो गया, कृतज्ञ हो गया, और न मानने वाला कृतधन। जो उपकार किए गए उपकार को न मानने वाला, तुम्हारा उत्तर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए कृपया अवकाश देने की कृपा करें। अब यहाँ देखिए, कृपया अवकाश स्वीकृत करें। पुत्री पराया धन होता है, तो पुत्री पराया धन होती है। मैं भोजन कर लिया हूं, मैंने भोजन कर लिया है। देखिए महादेवी वर्मा विद्वान पवित्री थी। देखिए महादेवी वर्मा, जो पुरुष होता है उसके लिए विद्वान आता है, और जो महिला होती है स्त्रीलिंग में उसके लिए विदुषी आता है। तो यहाँ पे विदुषी आ जाएगा विद्वान की जगह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क। ये भी देखो 1 नंबर के, 2 नंबर के। ये देखिए करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। ये 2 नंबर का है, करुण रस और ये हास्य रस, दोनों याद कर लेंगे, उनमें से एक लाजमी आ जाएगा। फिर देखिए ख, अलंकार, रूपक अलंकार अथवा श्रेष्ठ अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ये भी 2 मार्क्स के हैं। फिर ग, छंद, चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। चौपाई याद कर लेंगे या दोहा याद कर लेंगे, उनका उदाहरण और लक्षण भी याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र विद्यालय प्रबंधक को प्रस्तुत कीजिए। दोनों याद कर लीजिए आप, इनमें से एक अवश्य आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखिए 9 नंबर का है, ये एप्लीकेशन जो है 6 नंबर की है। पहला, मेरा प्रिय कवि। प्रिय कवि में कोई भी आ जाए, तुलसीदास, सूरदास, जो भी तुमने जीवनी याद कर रखी हो उसे आप लिख सकते हैं इसके अंदर। टिक 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 देंगे। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, यह भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी आ जाएगी। आप इनको अच्छी प्रकार से रट ले, और मैंने जो एप्लीकेशन बताई और पेपर बताया उसको भी आप अच्छी भली बात ही देखिए, और दूसरे विषयों की वीडियो भी आपको भेजी जाएगी। अगर ये पेपर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। धन्यवाद।